सहयोग करेंगे, ऑपरेशन आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। मैं इसी कड़ी में ये निवेदन करूंगा पंजाब से अपने केवल सिंह जी का, इसलिए क्योंकि 7 मिनट तो निश्चित 10 मिनट का समय जाएगा, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। केवल सिंह जी से मिशन के बारे में और डिटेल वीडियो करना स्पीकर साथी प्रधानगी मंडल और देश के कोने कोने से आए हुए मिस्टर सुलेक्षण जी, आज आपका इसने मिलन था यहाँ दिल्ली रोड पे मूवी कला के पास में महाराजा उसमें ग्राउंड में, तो उसको लेके आप सहारनपुर आगमन हुआ और क्या क्या किस तरह के मुद्दे थे जो सहारनपुर आगमन हुआ? मुख्य बात तो उसकी ये थी स्नेह मिलन की। इसके नाम से पता लग रहा है कि जो पुराने साथी थे हमारे बामसेप के और रिटायरमेंट के बाद वो जो घरों में या अन्य संगठन में काम कर रहे थे, उनके साथ एक 60 साल से ऊपर के लोग हो चुके हैं, तो आपस में मिलके उनके दुख दर्द को बांटना, उनके साथ मिलना, उनके अनुभव को यूज करके बामसेप की गतिविधि को देश के अंदर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस चर्चा के लिए स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। आज बामसेप के कई संगठन देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे इसके बारे में आप? एक्चुअल में बामसेप का जो मीनिंग है उसमें इसकी परिभाषा में छुपा हुआ है कि किस प्रकार बामसेप काम करेगा। बामसेप का पूरा नाम है द ऑल इंडिया ब्रैकेट में SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो एम्प्लॉयज फेडरेशन के आधार पर देखा जाए कि बामसेप को वो ही रन करेंगे, वो सिस्टम कैबिनेट रन करेगी जो एम्प्लॉयज होंगे। तो बामसेप की जो गवर्निंग बॉडी है वो सर्विस क्लास के जो लोग हैं वो उनके द्वारा बनती है। अब अन्य जो बामसेप में जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में वो आज के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 19 के तहत तो काम कर सकते हैं कोई व्यक्ति भारत के रूप में, लेकिन जो कैबिनेट का पार्ट है बामसेप की वो नहीं बन सकते। आप बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, तो उसके माध्यम से आप क्या देश की जनता को क्या देंगे? मुख्य बात तो सम्मानित साथी यही थी कि स्नेह मिलन के माध्यम से आने का मेन उद्देश्य यही था कि जो बामसेप देश के लिए जो तय नीति के साथ काम कर रहा है और उसके अंतर्गत जो हमें समाज के लिए रचनात्मक कार्य करने हैं, तो उसकी भूमिका में एजुकेशन को माध्यम बनाया गया। और क्योंकि एजुकेशन जो बहुजन समाज की एजुकेशन को देख लें या भारत के संदर्भ में अन्य एजुकेशन सिस्टम को देख लें, बच्चों में नैतिकता का ह्रास हो रहा है। हमारा समाज नैतिकता की ओर नहीं जा पा रहा है, बच्चों में वो गुण नहीं आ पा रहे हैं। तो उसको आधार मानते हुए क्योंकि एजुकेशन बाबा साहब ने मेन की पॉइंट बोला है भारत के लिए, वर्ल्ड के लिए, एजुकेशन जो है अल्टीमेट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है माइंड का कल्टीवेशन, वो एजुकेशन संभव है। तो बेटी के माध्यम से हम देश के लिए स्कूली सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं बामसेप के लोग। तो बेटी का जो मेन है कि बामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके तहत ग्रामीण अंचलों में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलप करना है और गांव के बच्चों को पैरेलली एक जो आधुनिक शिक्षा है उसके साथ जोड़ करके उनके अंदर स्वाभिमान की नीति को पैदा करना, जहां स्किल डेवलपमेंट का भी काम किया जा सके और एक सच्चे नागरिक बन सके। आज देश के हालात जिस तरह से गुजर रहे हैं सभी जानते हैं, तो बामसेप का उसमें क्या भूमिका रहेगी? देखो ऑनरेबल मेंबर, आप जानते हैं बामसेप की भूमिका तो संवैधानिक तौर पे निहित है, जहां संविधान है वही बामसेप है। क्योंकि भारत जो है, जो अगर इस क्लास की बात करते हैं और जो पुरातन सिस्टम भारत के अंदर बना हुआ था जिसको वर्ण व्यवस्था के आधार पर डिफाइन किया गया था, संविधान लागू होने के बाद देश में खत्म हो चुका है, लेकिन व्यवहार में खत्म नहीं हो पाया। तो जो क्लास सिस्टम है बाबा साहब के अनुसार, जो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो वर्टिकल वर्जन पर आधारित है, उसको समतावादी समाज के रूप में कन्वर्ट करना। इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो शूद्र समाज जो इनके अनुसार, इस समाज व्यवस्था के अनुसार जो जिसकी संख्या भारत में 85% है, वो उसके बिना ये देश नहीं चल सकता। उसके हितों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका मेन कंसर्न बामसेप के साथ जुड़ा होता है। तो अवेकनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनके अधिकारों को, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके द्वारा उनको बता करके उनकी देश की भूमिका में जो उनकी भूमिका है उसको सुनिश्चित करना बामसेप का काम रहता है। ये जो अलग अलग संगठन बन गए हैं, इसमें आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामसेप के, तो कौन सही कौन गलत क्या कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यूजीसी के तहत यूनिवर्सिटी का अपना कॉन्सेप्ट होता है। उस सिद्धांत के तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटी से संलग्न विद्यालय खोले भी जा सकते हैं, हम इसको इस एंगल पे भी देखते हैं। लेकिन मेन अल्टीमेट गोल क्या है? पढ़ाई, एजुकेशन लेना, बाबा साहब के आदर्शों को, बुद्ध के आदर्शों को या फुले साहब के आदर्शों को पढ़ना। तो मेरा कंसर्न रहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बामसेप के नाम पे जो वहां से पढ़ के निकला है, बामसेप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है,
और सीसी का मेंबर अगर आज की डेट में नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उस ज्ञान का प्रयोग करके वो समाज में जाता है और वामसेव का नाम प्रयोग करता है, तो उसको मैं पॉजिटिविटी के रूप में भी देखता हूँ, बशर्ते जो मूल उद्देश्य है उनसे ना भटका जाए। तो राष्ट्राध्यक्ष का अर्थ मेरा नहीं है कि मैं अकेला राष्ट्राध्यक्ष हूँ। उसका एक कैबिनेट बनती है वामसेव की, उसको केंद्रीय कार्यकारिणी कहते हैं। उस केंद्रीय कार्यकारिणी के तहत ही देश में हम निर्णय करते हैं कि कौन हमारा कैबिनेट का प्रेसिडेंट होगा और कौन अन्य चीजों को देखेंगे। आपका संगठन कितने राज्यों में फैला हुआ है भारत के? एज एट प्रेजेंट तो 10 राज्यों को हम डील कर रहे हैं, क्योंकि पहले 16 राज्य थे लेकिन 10 राज्यों में, क्योंकि बहुत सारे विघटन समाज में हुए हैं। बहुत सारे साथी मेरे हमसे छूट भी गए, कुछ अलग भी लोगों ने अपना प्रोग्राम के आधार पर वामसेव का नाम भी प्रयोग किया। ये कार्य केवल असली नकली का नहीं है, कार्य चरित्र का है, कार्य नैतिकता का है। इसमें आम जनता कैसे डिसाइड करेगी कौन असली कौन नकली, क्या कैसे करेंगे? वामसेव कौन से? मोहम्मद वेसराम जी हैं और भी हैं, आप मान लिया आप भी हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, जनता को ये असली नकली लोगों को नहीं देखना पड़ता, उनके व्यवहार को देखना पड़ता है। भ्रमित हो रहे हैं ना लोग, गुमराह हो रही चीज में। उनको ये ज्ञान आना देना है जरूरी है, जिसका गांव चलो अभियान के तहत हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जो राइट ऑब्जेक्ट है बाबा वामसेव के, वो है बुद्ध के और फुले साहब के और बाबा साहब के विचारों को, थॉट प्रोसेस को समाज के बीच में लाना। अब वो थॉट प्रोसेस कौन सा विद्यालय या कौन सा वामसेव संगठन के तौर पे ठीक प्रकार से टीचर दे पा रहे हैं, उनकी पहचान समाज को करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? कुछ लोगों ने वामसेव के आधार पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है। हर व्यक्ति वामसेव का नाम, क्योंकि ब्रांड है वामसेव, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ब्रांड है इसका, और इसकी एजुकेशन लेके लोग अपने अपने स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका पॉलिटिकल यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोगों ने अगर नाम लेते हैं तो आपका पीपीआई है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया बना दिया है, बीडीपी है, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बना दिया है, या किसी ने मूल निवासी के नाम से अपनी पार्टी बना दी है। रहे सब वामसेव के साथी हैं, उनके ज्ञान को वो ठीक प्रकार से कैसे यूटिलाइज करे, ये तो समाज को देखना है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाना वामसेव का उद्देश्य था, या अवेकनिंग के माध्यम से उसके संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करके वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और देश को शासन प्रशासन को चलाने में सहायक बन सके, उस प्रक्रिया को तोड़ना। ये वर्तमान हालत में जो देश हमारा चल रहा है, इसको आप जनता चिल्ला रही है कि महंगाई है, ये तो वामसेव ऐसे ऐसे जो मुद्दे हैं जनता के लिए, तो क्या करेगी? देखो, 3 महत्वपूर्ण बातें नजर आ रही हैं कि ये सब क्या हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को जो तबाह किया गया देश के अंदर है, उसे कारण ये दिखाई दे रहा है। लोगों में ठीक प्रकार से एजुकेशन नहीं जा पाई इसकी, उसके एज ए वोटर कंसिडर कर लिया। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, संविधान लागू होने के समय एक स्टेटमेंट बाबा साहब ने दिया कि आज हम पॉलिटिकल तौर पे समानतावादी विचार में आ जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, लेकिन हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में गैर बराबरी में आज भी हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करना होगा, तब ये देश का लोकतांत्रिक प्रजातंत्र बच पाएगा। तो जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है इन सरकारों के माध्यम से, उनको सचेत करना चाहते हैं कि जो संवैधानिक प्राथमिकताएं हैं, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, उसके तहत ही हर नागरिक को उसकी क्षमता के तहत उसका आकलन करें और उसके आर्थिक जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपर योजनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। तो वामसेव इसमें सचेत है और उसके ऊपर काम भी कर रही है। आप वामसेव की तरफ से भारत रत्न जो डिग्निटी हमारे देश की हैं, जिन जो काम कर रहे हैं, कार्यशील हैं, समाज के अंदर जागरूकता ला रहे हैं, उनको अवार्ड देने की बात कर रहे हैं, ये क्या है अवार्ड का सिस्टम आपका? आपने देखा अभी जस्ट मैंने आपको लॉन्च किया जस्ट अभी, कि अभी आप देखेंगे मैं सामने दिखाता हूँ आपको, तो आपने देखा होगा कि जस्ट ये वामसेव रत्न के नाम से किया गया, ये वामसेव रत्न नाम दिया गया इसका। क्योंकि देखो, जो भी कार्य समाज के लिए किए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जैसे नोबेल पुरस्कार देते हैं, उसके कार्य को दिया जाता ना, जिसके अंदर एक उत्साह का जन्म होता है और उसके परिवार में एक चेतना आती है और एक स्वाभिमान जागृत होता है, उसको आधार मान के ये लॉन्च किया गया है वामसेव रत्न के नाम से। ये दिखाएं आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ, ये वामसेव रत्न के नाम से किया गया। ये आप किसको देंगे, इसको क्या क्राइटेरिया रखेंगे आप? इसका मेन क्राइटेरिया है कि जो वामसेव के जो सिद्धांतों के आधार पे बहुजन समाज के या देश की जागृति के बारे में जो बाबा साहब के, फुले साहब के थॉट प्रोसेस को देश के, समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए लागू करता है, उस पर काम करता है, अमल करता है, उसको ये दिया जाएगा। उसका कितना लंबा टर्न रहा है काम करने का, उसने कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं समाज के लिए और ईमानदार से कितना उसने काम किया, इसकी कोर कमेटी तय करती है, उसके आधार पर किया जाता है। तो ये उनको सम्मानित करने के साथ साथ उनके कार्य को सराहना करना है। आज भारत में ऐसा देखने मिल रहा है कि हमारा जो आरक्षण था, बाबा साहब का जो आरक्षण दिया हुआ था, उसको समाप्त करने की बात हो रही है, या फिर समाप्त कर दिया गया कई डिपार्टमेंट, क्योंकि निजीकरण कर दिया गया है। लोग संविदा पे ना होकर ठीक है काम कर रहे हैं, बहुत मामूली तनख्वाह में काम कर रहे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं? ये संविधान के तौर पे खुला खुला उल्लंघन दिखाई दे रहा है।
संविधान में अगर देखा आरक्षण को 3 क्षेत्रों में डिफाइन किया गया। यहाँ भी लोग कंफ्यूज है। संविधान के 3 एरिया हैं। एक तो आपका विधायिका में संविधान आरक्षण की बात की गई है संवैधानिक तौर पे। एक आपका ये क्या नाम जो आपका पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें बात की गई, और एजुकेशन में भी बात की गई, एडमिशन के तौर पर देखा गया। इसमें भी कंफ्यूज है कि विधायिका के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं एमएलए की बात करते तो विधान परिषद और विधानसभा, केवल विधानसभा में आरक्षण है, विधान परिषद में नहीं है। ऐसे लोकसभा में आरक्षण है, राज्यसभा में नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर जो कानून पास करते हैं वहां पे हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो क्योंकि 200 अगर 543 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है तो वहां तो रिजर्वेशन 131 का मिल जाएगा। लेकिन 250 की जो असेंबली बनती है राज्यसभा वाली, तो वो तो वहां नहीं बन पा रहे हम लोग, तो कानून हमारे पक्ष के बन नहीं पाते। बहुसंख्यक समाज दुखी हो गया देश के अंदर, और जो अल्पसंख्यक समाज, जिसको अब क्या बोलते हैं उसको, सामान्य वर्ग या जनरल समाज बोलते रहते हैं, वो विकसित हो गया देश के अंदर। जो गैर बराबरी पैदा कर दी गई है वो पाटना, ये संवैधानिक दायित्व के अंदर सरकार का दायित्व बनता रहता है। अब लंबे समय तक गुमराह तो समाज को कर नहीं सकते हैं। जो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल आरक्षण खत्म कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है। आरक्षण परिभाषा बाबा साहब के अनुसार, रिजर्वेशन नॉट ए डोनेशन, इट इज ए कंपनसेशन। ये कोई दया भीख नहीं है, ये कंपनसेशन है। उस समाज को ऐसे मान लो कि 2 घोड़े, एक लंगड़ा घोड़ा बना दिया आपने, एक ताकतवर घोड़ा बना दिया, ओके, और दोनों को एक साथ खाना डाल दिया, तो क्या वो ताकतवर घोड़ा खाना खाने देगा उसको? नहीं देगा। तो फिर अगर बराबर उसको लाना तो अलग अलग खाना दे दो उसको, अर्थात दोनों की ताकत बनेगी तब दौड़ करना। अच्छा आज तो आरक्षण बन नहीं हो सकता। अभी महिला बिल पास हुआ, अब कब होगा लागू, कब होगा, 2 साल 3 साल बाद कब होगा, कैसे होगा, इसको क्या समझते हैं, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अगर हिंदू कोड बिल के अनुसार देखा जाए, बाबा साहब इसके को बहुत पहले से डिफाइन कर चुके थे, क्योंकि 50% आबादी इस देश की महिलाएं हैं, और धार्मिक संस्कृति के आधार पर देखा जाए उसका उत्थान पूर्णतः किया नहीं गया। बाबा साहब उसको बराबर लाने की बात कह चुके थे। अब रही बात महिला आरक्षण की बिल की अगर बात करते हैं, तो महिला आरक्षण बिल जो भारत की जातीय संरचना है उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। महिला कह के जातिवाद खत्म नहीं हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो जागृति समाज के अंदर बढ़ रही है, बहुजन समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटीज की, उसके परिप्रेक्ष्य में आदमी के लिए सत्ता में शामिल हो सकते हैं पूर्ण रूप से। उसमें अपनी महिला के नाम पे भागीदारी निभाने का एक प्रक्रम ये किया जा रहा है। लेकिन महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें SC ST OBC की और माइनॉरिटी की महिलाओं का भी नेतृत्व निश्चित करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और ये केवल टालने से नहीं काम चलेगा, इसे कंपलसरी करना होगा उनको। तो फिलहाल ये टाल दिया गया है अकेले एक अधूरा इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये देश के लिए जरूरी है, और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना तभी संभव हो पाएगा जब SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का भी इसमें पूर्ण रूप से नेतृत्व दिया जाएगा। महिलाओं सहित दलितों, मुस्लिमों को जो अधिकार आप दिलाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रूपरेखा आपने बनाई है? देखिए, सिंपल वर्ड है कि अवेकनिंग इसका पार्ट बनता है, उसको उसके अधिकार के बारे में देखना है। इसलिए गांव चलो अभियान के तहत वामसेप ने 2013 में गांव चलो अभियान शुरू कर रखा है। इसके तहत उनके जो उनके वैधानिक अधिकार हैं और जो उनके प्रजातांत्रिक मूल्य के आधार पर जो उनका स्वैमानिक अधिकार है, उनसे उनको अवेयर करना होता है। और जब उनको, क्योंकि वोटर्स 50% देश के अंदर वो भी हैं, तो 50% वोटर को जागृति अगर आती है, और जो बहुजन समाज के तौर पे पहली बार दलित वर्ग के साथ डिफाइन किया जा रहा है, जिसकी वो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के जाति के रूप में डिफाइन किया गया है, उसको अपने स्वाभिमान के साथ आना पड़ेगा कि देश का हुक्मरान उसको बनना है अकॉर्डिंग टू द बाबा साहब की। जाओ अपनी दीवार पे लिख दो कि इस देश के शासक हो, वो भाव लाना, यही मतलब है इसका। इसके द्वारा हम उसको पूरा कर पाएंगे। सुलेख चंद जी, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।